Hello students, in this lecture we are going to finish up the determinant portion of this chapter. एक छोटा सा टॉपिक रह गया इसमें जो आज हम लोग इसको पूरा कर लेंगे. ये है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन ज्योमेट्री. ज्योमेट्री में डिटर्मिनेंट का कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है, ये मोस्टली ये सब बातें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स में कर चुके हैं. हाँ, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, बस फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन इसको लिख लेना है एक बारी. तो एक तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट्स का, वो हम लोग पिछले लेक्चर में कंप्लीट किए थे ना. वो था सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट मेथड से, इसको हम लोग क्रैमर रूल भी बोलते थे, उसकी मेथड से सॉल्व करना, वो भी एक डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन है. उसके अलावा ज्योमेट्री में और कहाँ कहाँ पर यूज होता है ये देख लेते हैं एक बार. तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है, अगर किसी ट्रायंगल का एरिया मुझे बताना है और ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3 गिवन है, तो ये डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम लोग इसका एरिया लिख सकते हैं. ठीक है, ये सबका प्रूफ वगैरह हम लोग स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले सेक्शन में कर चुके हैं. ओके, सेकंड पॉइंट क्या लिखा हमने, सेकंड पॉइंट ये है, वो ये पहले वाले पॉइंट से इसका प्रूफ हो जाएगा. अगर ये तीनों पॉइंट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये तीनों पॉइंट क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए. तो कोलिनियर हो गया तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, और इस हिसाब से ट्रायंगल अगर बन ही नहीं रहा तो उसका एरिया जीरो हो जाएगा, और एरिया जीरो करेंगे तो फिर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो. तो ये कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स है ना, उसकी कंडीशन हो गई. या कोई भी तीन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना हो या चेक करना हो तो उसके लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट क्या लिखा हमने, थर्ड पॉइंट लिखा क्या है कि अगर ये तीन लाइंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू जीरो, अगर ये तीन लाइन कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट का मतलब होता है एक ही पॉइंट से पास होने वाली लाइंस. ओके, जैसे ये तीन लाइन मैंने ड्रॉ करी, ये तीनों की तीनों लाइन मान लिया L1 L2 और ये हो गया L3, ये P पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो ये तीनों लाइन कॉन्करेंट कहलाएंगे. ओके, तो अगर गिवन है कि तीन लाइन कॉन्करेंट हैं तो फिर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो जीरो हो जाता है. ठीक है, कन्वर्स इसका सही नहीं है, कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. ओके, मतलब अगर कोई तीन लाइन ऐसे लिखी है जिसमें ये डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट्स जो एक्स वाई के कोफिशिएंट हैं और कांस्टेंट टर्म ये C1 C2 C3 इनके द्वारा बनने वाला डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइन जो है वो क्या है, कॉन्करेंट है. एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. अगर मैं बोलूँ कि 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू जीरो, दूसरा लाइन मैंने लिया मान लो 4x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल टू जीरो, और तीसरा मान लो मैंने रख लिया 10x प्लस 15y प्लस 8 इक्वल टू जीरो. ये तीनों लाइन डिफरेंट हैं. अगर तुम डिटर्मिनेंट लिखो 2 3 6 4 6 7 एंड 10 15 व्हाट 8, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ गया. क्यों? क्योंकि पहला और दूसरा कॉलम अगर ध्यान से देखो तो ये प्रोपोर्शनल है. ओके, बट ये जो तीन लाइन मैंने लिखी थी यहाँ पे, पहली दूसरी और तीसरी, ये तीनों पैरेलल लाइन है. ओके, अगर इनको ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे पैरेलल लाइंस बनेंगी, तो ऑब्वियसली वो कॉन्करेंट नहीं है. इसलिए मैंने बोला कि ये कन्वर्स जो इस स्टेटमेंट का है वो ट्रू नहीं है. ओके, अगर लाइंस कॉन्करेंट हैं तो फिर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा, बट इसका उल्टा सही नहीं है. अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो इट मे सो हैपन, ऐसा हो सकता है कि लाइन जो है वो कॉन्करेंट ना हो. ये सभी बहुत डिटेल में हम लोग स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. ठीक है, फोर्थ क्या लिखा है एप्लीकेशन मैंने, फोर्थ भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ पॉइंट है. अगर एक 2 डिग्री इक्वेशन है मेरे पास, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो, अगर ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होता है. डिटर्मिनेंट को हम लोग डेल्टा भी बोलते थे और इसको याद रखते थे. ओके, ABC FGH FGH. ओके, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ ज्योमेट्री का कोई यूज नहीं है. वेक्टर्स में डिटर्मिनेंट का कैसे यूज करते हैं हम लोग, कई बार क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, वो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के काम में भी आता है. ठीक है,
सिक्स्थ क्या लिखा है मैंने, सिक्स्थ और सेवन्थ पॉइंट जो मैंने लिखा है वो फ़िलहाल अभी तुमको नोट कर लेना है, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीसन है ना, इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा जब मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। ये अपना वेक्टर और 3D वाला चैप्टर, वेक्टर्स जब पढ़ेंगे और उसमें फिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये इसका एक्सप्लेनेशन आएगा। ओके, और फिर अभी फ़िलहाल ऐसे लिख लो कि कोई 3 वेक्टर्स हैं अपने पास, 1, 2 और 3। ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर अगर हैं, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में, जैसे अगर मैं बोलूँ ये कोई एक प्लेन है, ठीक है, इधर ये ए वेक्टर आ गया, ये मान लिया बी वेक्टर आ गया, और ये कोई मान लिया सी वेक्टर आ गया। तो ये तीनों वेक्टर अगर एक ही प्लेन में है तो इन वेक्टर के जो एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स के द्वारा ये जो डिटर्मिनेंट बन रहा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों होगा ये तो एक्सप्लेनेशन बाद में, फिलहाल अभी ऐसा याद रख लेना है। 7th पॉइंट भी ऐसा ही है कुछ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करके एक चीज़ मिलेगी वेक्टर वाले चैप्टर में। ओके, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, 3 वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का एक पर्टिकुलर मेथड है। तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करने का तरीका, वो भी उसमें भी डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं हम लोग। जैसे पहला वेक्टर है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, तो पहले वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो पहले रो में लिख दिया, दूसरे का दूसरे रो में और तीसरे का तीसरे रो में, और ये डिटर्मिनेंट सॉल्व किया तो डिटर्मिनेंट का जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये तो बात हो गई एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स की। इसके साथ हमारा जो डिटर्मिनेंट वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। इसमें मैट्रिक्स का कुछ पोर्शन बाकी रह गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग मैट्रिक्स को एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स में अगर मैं याद दिलाऊं क्या क्या पढ़ा हुआ है अभी तक, मैट्रिक्स का डेफिनेशन, मैट्रिक्स के बेसिक टाइप्स, उसके अलजेब्रा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ट्रेस, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इतना सब कुछ पढ़ा हुआ है। ओके, कुछ मैट्रिक्स के टाइप्स हम लोग और पिछले क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, निल पोटेंट मैट्रिक्स, ये सब कुछ 4 इंपॉर्टेंट और टाइप्स है वो पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स वाले चैप्टर का है एडजॉइंट और इनवर्स, वो स्टार्ट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट चैप्टर ख़त्म हो गया। अभी हम लोग आ जाओ कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स देख लेते हैं डिटर्मिनेंट के बेसिस पे। तो ये कुछ मैंने 6-7 प्रॉब्लम यहाँ पे लिखे हुए हैं, वीडियो पॉज करो, इनको नोट करो। ओके, एक बार खुद ट्राई करो, और जब नहीं होता है तो उसके बाद फिर मेरा जो सोल्यूशन होगा वो देखना। ओके, 5 क्वेश्चन ये नोट कर लिया तुमने, आगे 6 और 7 इसको भी नोट करो, ये 7 क्वेश्चन नोट करो, एक बार खुद ट्राई करो। मैं तो यहाँ पे चलो मैं पॉज नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो तो लंबा हो जाएगा फिर, तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। बट ध्यान रहे तुम्हें सोल्यूशन पहले नहीं देखना है, ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, सोल्यूशन देख लोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है ऐसे क्वेश्चंस का। ओके, तो पहले खुद ट्राई करना। अब आ जाओ मैं सॉल्व करता हूँ इसको। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, पहला क्वेश्चन ये है कि ये कोई एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दे रखा है, ठीक है। इस थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में ये डी है और हमसे बोल रहे हैं कि डी अपॉन एन फैक्टोरियल का क्यूब -4, ये प्रूव करो कि ये डिविजिबल बाई क्या है, एन है। ये मुझे प्रूफ करना है। ओके, तो आ जाओ, एन फैक्टोरियल कहीं ना कहीं से कॉमन निकालना पड़ेगा, ये तो देख के ये समझ आ रहा है। तो डी इक्वल टू, फिर मैंने लिखा जैसे फैक्टोरियल में ये पता होगा तुम्हें कि एन फैक्टोरियल जो है, एन फैक्टोरियल को एन इंटू n-1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। इसको फर्दर चाहे तो n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको लिखूं, मैंने लिखा n फैक्टोरियल, फिर इसको लिखा मैंने n+1 इंटू n फैक्टोरियल। अब ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन से मुझे एक हिंट मिल रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे n फैक्टोरियल कॉमन चाहिए। ओके, ताकि वो इधर d के नीचे मैं लेके आऊँ उसको। तो फिर यहाँ पे n+2 इंटू n+1 इंटू क्या लिख दिया, n फैक्टोरियल। सेकेंड में n+1 इंटू n फैक्टोरियल हो गया, n+2 है तो n+2 इंटू n+1 इंटू n फैक्टोरियल हो गया। और यहाँ लिखा है n+3
उसको लिखा मैंने n+3, n+2 एक एक कम करते जाओ, n+1 और आखिरी में आ गया n फैक्टोरियल। ठीक है, थोड़ा जगह बना लेते हैं। ओके तो लास्ट रो एक और बच गया, n+2 लिखा हुआ है, तो n+2 एक एक कम करते गए, n+1 n फैक्टोरियल तो मुझे चाहिए। फिर n+3 को लिखा मैंने n+3 इंटू n+2 इंटू n+1, फिर से आ गया n फैक्टोरियल, और आखिरी में यहाँ पर n+4 है, उसको लिखा मैंने n+4 n+3 n+2 n+1 और लास्ट में n फैक्टोरियल। ओके चलो ऐसा हो गया। अब ध्यान से देखें हम लोग, तो n फैक्टोरियल पहले रो, दूसरे रो और तीसरे रो तीनों जगह पे कॉमन है, तो चलो इकट्ठे लिख लेते हैं। n फैक्टोरियल का क्या हो गया, होल क्यूब हो गया। ठीक है भाई, फिर क्या बचता है हमारे पास, पहले रो में 1 n+1 n+2 इंटू n+1, सेकेंड रो में बचता है n+1 n+2 इंटू n+1 n+3 n+2 n+1, थर्ड रो में n+2 n+1 n+3 n+2 n+1 और आखिरी में बच जाता है n+4 n+3 n+2 और n+1। ठीक, देखो कुछ और कॉमन दिख रहा है क्या, ये d का वैल्यू चल रहा है सब। अगले स्टेप में मैं लिख सकता हूँ d/n फैक्टोरियल का होल क्यूब। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि कहीं ना कहीं यही बात चाहिए मुझे, d/n फैक्टोरियल का होल क्यूब। तो अब राइट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट है, एक बार उसको फिर ध्यान से देखा जाए कि क्या कहीं कुछ कॉमन मिल रहा है। जैसे सेकंड रो में देखें तो n+1 कॉमन है, और थर्ड रो में देखें तो n+2 इंटू n+1 ये पूरी चीज़ कॉमन है। तो जो कॉमन ले लेते हैं, ये सेकंड रो से n+1, थर्ड रो से n+2 इंटू n+1, तो ये होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या बच जाता है, 1 n+1 n+2 n+1, सेकंड रो में 1 n+2 n+3 n+2, थर्ड रो में 1 n+3 n+4 इंटू n+3। ओके, अब तुम्हें देख के तुरंत ये समझ में आ जाना चाहिए कि करना क्या है। जैसे ही एक डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम में सिमिलर एलिमेंट आ जाए, तो फिर प्रॉपर्टी लगा के वहाँ 2 जीरो क्रिएट कर लेना होता है और लास्ट में फिर एक्सपेंड कर लेना होता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, जैसे अगर हम लिखें R2 बिकम R2 माइनस R1 और R3 बिकम R3 माइनस R1, तो क्या होगा, उससे इधर में और इधर में जीरो क्रिएट हो जाएगा। लिख लो d/n फैक्टोरियल का होल क्यूब बराबर n+1 का होल स्क्वायर इंटू n+2। पहले रो में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, दूसरे में से पहला घटा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ देखना इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें अगर, तो n² तो कैंसिल हो जाएगा, 5n माइनस 3n तो 2n और 6 माइनस 2 4 ये बचेगा। फिर थर्ड में से फर्स्ट रो घटाएं तो 1 माइनस 1 यहाँ भी 0, यहाँ 2 बचेगा और 4 3 7 माइनस 3 4n प्लस 12 माइनस 2 10, ये हो गया। बस अभी फिर पहले कॉलम से एक्सपेंड कर लिया, पहले कॉलम से एक्सपेंड किया तो ये ब्लॉक हो जाएगा और डिटर्मिनेंट का आंसर, तो n+1 का होल स्क्वायर पहले से लिखा है इंटू n+2, इसके अलावा 4n और ये माइनस 4n तो कैंसिल हो गया, 10 माइनस 8 ये 2 आ रहा है, तो d/n फैक्टोरियल का होल क्यूब ये हो गया। ठीक है, अब क्या चाहिए, d/n फैक्टोरियल का होल क्यूब -4 करना है, तो दोनों तरफ मैंने -4 कर दिया, n+1 का होल स्क्वायर इंटू n+2 इंटू 2 और -4। अब ये तुम खुद सॉल्व करो, देखो तो इसमें कांस्टेंट टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब कि n वहाँ से जो है वो कॉमन आ जाएगा पूरा, और फिर ये प्रूफ हो जाएगा कि वो n से क्या है, डिविजिबल है। ओके, तो इतना काम तुम खुद कर लेना। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ओके काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है ये, चलो इसको उठा लेता हूँ मैं। ABC PQR
ये वैल्यू 0 है। ठीक है भाई, प्रूफ ये कर रहे हैं कि ये जो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिखा है इसका वैल्यू 0 आ जाएगा और हमेशा ही होगा, मतलब ए बी सी पी क्यू आर की किसी भी वैल्यू के लिए 0 हो जाएगा। बस कंडीशन ये सेटिस्फाई होना चाहिए कि ए बी सी और पी क्यू आर ये जो 6 टर्म है इनका जो सम है, समेसन है, वो 0 हो जाए। ठीक है, तो अगर ये समेसन 0 है तो ऐसे में इंडिविजुअल ए बी सी पी क्यू आर का जो मर्जी वैल्यू हो, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या लिखा है, वैनिशेस। वैनिश का मतलब गायब हो जाए, 0 हो जाए। ओके, तो अब ये सॉल्व करके प्रूफ करना पड़ेगा हमें कि 0 आ रहा है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग यही सोचते हैं कि मुझे 0 प्रूफ करना है तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी के बारे में सोचें कि कहीं कुछ रो या कॉलम आइडेंटिकल हो रहे हों या प्रोपोर्शनल हो रहे हों। प्रॉपर्टी के बारे में तो पहले सोचना ही चाहिए। तो अगर तुम सोचो एक बार प्रॉपर्टी के बारे में, कुछ समझ नहीं आएगा। अब डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चन में हमेशा याद रखो, प्रॉपर्टी अगर मतलब बिल्कुल भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। मतलब बिल्कुल अगर कोई भी प्रॉपर्टी सूझ नहीं रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो उसका तो मेथड यही है कि फिर अब पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो एक्सपेंड कर लो, खोल लो उसको। ठीक है, तो मैं चलो क्या करता हूँ, इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। तुम्हारी मर्जी है तुम कहाँ से एक्सपेंड करना चाहते हो। वैसे तो हम लोग जनरली पहले रो से एक्सपेंड करते हैं। तो मैंने लिखा tan a प्लस पी, अब इसके साथ मिलेगा tan b प्लस क्यू इंटू tan c प्लस आर माइनस tan c प्लस क्यू इंटू tan b प्लस आर। सही है। फिर सेकेंड टर्म ये माइनस में लिखा जाएगा, माइनस tan b प्लस पी इंटू tan a प्लस क्यू इंटू tan c प्लस आर माइनस tan c प्लस क्यू इंटू tan a प्लस आर। सही है। आखिरी में ये वाला टर्म प्लस में लिखा जाएगा क्योंकि साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस का ऐसे चलता है। तो tan c प्लस p के साथ मिलेगा मुझे, क्योंकि ये और ये ब्लॉक हो जाएगा, तो tan a प्लस क्यू इंटू tan b प्लस आर माइनस tan b प्लस क्यू इंटू tan a प्लस आर। सही है। अब किसी को लग रहा होगा सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, कैसे सॉल्व हो जाएगा ये। तो देखो एक बार ध्यान से, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसको सॉल्व करने में। मैं पूरा लिखूंगा नहीं, तुम्हें ऐसे ही समझ आ जाएगा। अगर नेक्स्ट स्टेप में मैं ये तीनों को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, जैसे चलो एक टर्म में लिखता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा मैं tan a प्लस पी इंटू tan b प्लस क्यू इंटू tan c प्लस आर। सही है। अब यहाँ देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक आइडेंटिटी है हमारे पास, क्या है कि tan a इंटू tan b इंटू tan c का वैल्यू tan a प्लस tan b प्लस tan c होता है अगर a प्लस b प्लस c का वैल्यू जो है वो 0 हो जाए। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ का मैं यूज करूं तो ये जो प्रोडक्ट में दिख रहा है तुम्हें, ये 3 टर्म, ये प्रोडक्ट में इसके आगे और भी बहुत सारे टर्म लिखे होंगे। प्रोडक्ट से क्या है, इसको मैं समेसन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ये जो 3 एंगल यहाँ पे लिखे हैं, इन तीनों एंगल का जो सम है वो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0 है। a प्लस बी प्लस सी प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0। तो देख लो ये जो एंगल लिखे हैं यहाँ पे a प्लस पी, बी प्लस क्यू और c प्लस आर, इनका जो सम है वो 0 है। तो ये जो उनके tan का प्रोडक्ट है वो समेसन में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। समेसन में कन्वर्ट अगर हो गया तो यही काम बाकी सारे टर्म के लिए भी हो जाएगा। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, तुम लिख के देखना। तो अब तुम क्या लिखोगे, जैसे इस वाले फैक्टर को, इस वाले टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, a प्लस पी, बी प्लस आर और c प्लस क्यू लिखा है, वो भी सब समेसन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो बहुत सारे टर्म पॉजिटिव में आएंगे, बहुत सारे टर्म नेगेटिव में आएंगे और अल्टीमेटली जो है वो सारा कुछ क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली सारा कुछ कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, तो अब मैं पूरा इसको लिख नहीं रहा हूँ,
ये तुम करना खुद, डू इट योर सेल्फ। ओके, थर्ड क्वेश्चन आ जाओ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अच्छा, आपको ये सोच रहा होगा कि ये आइडेंटिटी कहाँ से आया। तो ये आइडेंटिटी अगर ट्रिग्नोमेट्री में आपको tan a प्लस बी प्लस सी इसका फार्मूला याद है तो वहाँ से आ जाएगा। न्यूमरेटर में आता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c। डिनोमिनेटर में भी होता है 1 माइनस दो का प्रोडक्ट, है ना। तो अगर ये 0 है तो tan 0 0 होता है, इसको 0 से इक्वेट करेंगे, न्यूमरेटर बराबर 0, तो वहीं से ये वाली चीज़ आ जाती है। ओके, तो आज अभी थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई? अच्छा, तीसरे क्वेश्चन में भी आज मैं यहीं पे बताता हूँ कुछ। थर्ड क्वेश्चन में ये तो बात गिवन है, इफ़ के साथ जो दिया रहता है वो गिवन है और देन के साथ वाला में प्रूफ करना रहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये थर्ड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है ये इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है कि ये सिंप्लीफाई होके कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। अच्छा, जो गिवन है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम बराबर 1 के बराबर। तो कहीं ना कहीं मुझे ये सोचना पड़ेगा, दिमाग ऐसे लगाना पड़ेगा कि जो डिटर्मिनेंट के अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं वो सब के सब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के टर्म में रिप्रेजेंट हो जाएं, तो कहीं ना कहीं फिर ये हमारे लिए काम आसान होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। कई बार हम लोग क्या करते थे, रो में ए बी सी का मल्टीप्लाई करते तो कॉलम से कॉमन निकाल लेते थे। तो अगर ये वाला तरीका हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें तो देखो, पहले रो में मान लो मैंने ए का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ए स्क्वायर ऐसे हो गया। दूसरे रो में मैंने बी का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बी स्क्वायर हो गया, और थर्ड रो में मैंने सी का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, और कुछ चेंज ना हो उसके लिए ए बी सी से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है भाई, इतना तक तो ठीक है। अब क्या हम लोग पहले कॉलम से ए कॉमन निकाल सकते हैं? देखो जरा ध्यान से, पहले कॉलम से ए कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो पहले कॉलम से ए कॉमन निकाल लो। क्या दूसरे कॉलम से बी कॉमन निकाल सकते हैं? बिल्कुल। और तीसरे कॉलम से सी। तो अगर पहले कॉलम से ए कॉमन आ गया, दूसरे कॉलम से बी कॉमन आ गया और तीसरे कॉलम से सी कॉमन आ गया, तो इसके बाद जो डिटर्मिनेंट के अंदर बच गया वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ही बचा, इसके अलावा कॉस थीटा। तो अब थोड़ा है ईजी हो गया ये हमारे लिए। उसके अलावा क्या करेंगे, अब फिर सोचेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लगाएं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्रिएट हो, ताकि उसको हम लोग 1 से रिप्लेस कर पाएँ। ठीक है, तो अगर तुम देखो ध्यान से, इतना करने के बाद अगर सिंपली तीनों रो को जोड़ दिया जाए, मान लो मैं ये करूँ R1 बिकम R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो ये तीनों रो के एलिमेंट्स, मतलब तीनों रो का जो पहला एलिमेंट है उनको जोड़ के देखो। बी स्क्वायर, जैसे पहला एलिमेंट की बात करें तो ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा है, लेकिन सेकेंड रो में बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस के साथ लिखा हुआ है तो कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रहा है? वैसे ही पहले में सी स्क्वायर कॉस थीटा है और थर्ड में माइनस सी स्क्वायर कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा। तो अब इतना करने से ये जो पहला रो है वो तीनों 1 1 1 हो गया। बेसिकली 1 नहीं हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुआ, बट वो क्वेश्चन में 1 के बराबर गिवन है। इसके अलावा बाकी जो है वो सब यहाँ पे एज इट इज ऐसे लिख देना, और डिटर्मिनेंट के किसी रो के सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हो गए तो फिर वहाँ पर 2 जीरो क्रिएट करके और उसके बाद एक्सपेंड करना है। तो जीरो क्रिएट करने का क्या मेथड है, जैसे ये कॉलम 2 है, मुझे यहाँ पे जीरो लेके आना है, तो कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस कर लिया, C2 बिकम C2 माइनस C1 कर लिया, और ऐसे ही C3 बिकम C3 माइनस C1 कर लिया। तो यहाँ जीरो और यहाँ जीरो बन जाएगा, और फिर इधर से हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे बस यहाँ से पहले रो से। ओके, तो मैंने एक्सप्लेन किया, इसको करना खुद नहीं होगा तो अपना ये पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर समझ नहीं आया, या जो भी है जो हम लोग का ग्रुप है वहाँ पे पूछ लेना, या पर्सनली कॉल वॉल करके पूछ लेना। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फोर्थ क्वेश्चन भी हमें बोलता है कि अगर P प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू 0 है तो फिर ये प्रूफ करो। आ जाओ नीचे लेके स्टार्ट करते हैं इसको।
ये मुझे प्रूफ करना है। गिवन क्या है? गिवन है P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0। ठीक, तो चलो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया। LHS में लिखा है PA QB RC QC RA PB RB PC QA। ओके, क्या कर लेते हैं, फिर से एक्सपेंड कर लेते हैं इसको। R1 से एक्सपेंड किया क्योंकि ऐसा कुछ प्रॉपर्टी समझ आ नहीं रहा है। ओके, तो R1 से एक्सपेंड किया तो मैंने लिखा PA इंटू RQA स्क्वायर माइनस P स्क्वायर BC माइनस QB इंटू Q स्क्वायर AC माइनस PRB स्क्वायर, लास्ट में RC इंटू PQC स्क्वायर और माइनस R स्क्वायर AB। सही है? ठीक, मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर PQR A क्यूब माइनस P क्यूब ABC माइनस Q पावर 3 ABC प्लस PQR B पावर 3 प्लस PQR C पावर 3 और आखिरी में माइनस R क्यूब ABC। देखो अब काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया। PQR के 3 टर्म लिखे हैं, तो PQR अगर इधर से कॉमन लिया मैंने तो मुझे मिलेगा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब, और ABC के भी 3 टर्म लिखे हैं माइनस के साथ, तो माइनस ABC अगर कॉमन निकाला तो फिर मुझे मिलेगा P पावर 3 प्लस Q पावर 3 प्लस R पावर 3। सही है? अब जो प्रूफ करना है, देख लो, प्रूफ करना है जो राइट हैंड साइड में PQR का एक फैक्टर चाहिए मुझे। PQR यहाँ पहले टर्म में तो है, इस दूसरे टर्म में भी PQR आना चाहिए ताकि PQR ओवर और हम लोग कॉमन निकाल पाएँ। तो फिर अभी सोचे PQR कैसे आएगा, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ये बात गिवन थी। गिवन ये था कि P प्लस Q प्लस R का वैल्यू 0 है। अब अगर ये तीनों का सम 0 है तो P पावर 3 प्लस Q पावर 3 प्लस R पावर 3, इसकी जगह पे क्या 3PQR लिखा जा सकता है? बिल्कुल, ये आइडेंटिटी होती है। तो नेक्स्ट स्टेप में PQR A क्यूब B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इंटू PQR ये बन गया, क्योंकि इसकी जगह पे मैंने 3PQR लिख दिया। अब जैसे ही मैंने PQR इधर से कॉमन निकाला तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC आ गया। ओके, अब अगर तुम्हें याद हो स्पेशल डिटर्मिनेंट में हम लोग एक सर्कुलेंट पढ़े थे कि ABC BCA और CAB इसका वैल्यू होता है 3ABC माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस C क्यूब। अब देखो जो प्रूफ करना है यहाँ पर, इसका नेगेटिव लिखा हुआ है, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। ओके, तो नेगेटिव है तो इसका मतलब यहाँ पर इस वाले डिटर्मिनेंट का नेगेटिव मैं लिख सकता हूँ माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट, ये जो सर्कुलेंट है ABC BCA और CAB, ये हो गया। तो बस अभी प्रूफ हो गया। ये जो माइनस है, देखो ध्यान से, जो प्रूफ करना था उसमें ABC के बाद BCA थर्ड रो में लिखा है और CAB सेकंड रो में लिखा है, मतलब सेकंड और थर्ड रो को क्या करना है, यहाँ सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज कर लो। इंटरचेंज करने से एक माइनस आएगा, जो पहले से जो लिखा हुआ जो माइनस है उसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो ABC CAB और BCA, ये हो गया प्रूफ। ओके, नहीं समझ आया तो वीडियो रिवाइंड करके फिर से दोबारा देखना। आज जो देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। ओके, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है फिफ्थ। Let me take this. ये क्वेश्चन है 5वां।
ये सब गिवन है, एक दो तीन चीज़ों का वैल्यू डी के बराबर है और ऐसे ही 3 चीज़ों का वैल्यू एफ के बराबर है। फिर हमसे पूछा गया कि ये जो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है इसको ये प्रूव करके बताओ। ठीक है भाई, अब देखो कैसे सोचे, क्या दिमाग लगाए। जो प्रूफ करना है उसका राइट हैंड साइड देखो पहले। अक्सर हम लोग यही करते हैं कि जो प्रूफ करना है उसका राइट हैंड साइड देखते हैं, तो कुछ ना कुछ वहाँ से हिंट मिलता है। अब एक तो मुझे राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट दिख रहा है, क्योंकि समथिंग टू द पावर 1/2 है, मतलब स्क्वायर रूट। तो यार ये स्क्वायर रूट कहाँ से आएगा, थोड़ा सोचो एक बार। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर कुछ लिखा हो, मान लो वाई लिखा हो, तब मैं जब स्क्वायर रूट लूँगा तो एक्स बराबर रूट ऑफ वाई या वाई का पावर 1/2 लिखूँगा। ये थोड़ा मैंने सोचा, ऐसे दिमाग लगाया, तो उससे एक तो हिंट ये मिलता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है और फिर कहीं ना कहीं आखिरी स्टेज में रूट लेना है। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड को जब मुझे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो लेफ्ट हैंड साइड में एक डिटर्मिनेंट लिखा है x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। सही है, तो इसी को मैं 2 बार लिख लेता हूँ यहाँ पे। जो मुझे प्रूफ करना था लेफ्ट हैंड साइड, उसका स्क्वायर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। मान लो स्क्वायर फाइनली ऐसे करते करते कुछ आया, तो आखिरी स्टेज में हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ही डिटर्मिनेंट बच जाएगा। सही है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक तो हिंट ऐसे मिला मुझे। अच्छा, अब जब ये लिख लिया तो एक और चीज़, अब ये बहुत सारी बातें यहाँ पे गिवन है। देखिए इसका प्रयोग, इसका ये कैसे इस्तेमाल करें। ax1 स्क्वायर by1 स्क्वायर cz1 स्क्वायर कैसे आएगा। अब ये डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन, अगर मैं रो बाई रो मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, चलो रो बाई रो, अगर तुम्हें डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट याद हो तो रो बाई कॉलम, कॉलम बाई कॉलम, चाहे जिस मर्जी से करो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो रो बाई रो मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। चलो, तो वहाँ पे तो मुझे मिल रहा है x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन में जो गिवन है इनके साथ में a b और c भी है। तो कहीं ना कहीं यार ये a b c इसका भी वैल्यू सेट करना पड़ेगा मुझे कि a x1 स्क्वायर आ रहा है। तो चलो, अगर मैंने a यहाँ लिखा और b यहाँ लिखा और c यहाँ लिखा, अब तो सेट हो गया। लेकिन ऐसा कोई मेथड तो है नहीं कि इंडिविजुअल एलिमेंट में अलग अलग चीज़ मल्टीप्लाई करें। तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरे कॉलम में a मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इस पूरे कॉलम में b मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और थर्ड पूरे कॉलम में c मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। कुछ बदलाव, कुछ चेंज ना हो, उसकी वजह से क्या हमें ये डिवाइड भी करना पड़ेगा a b c, बोलो। बिल्कुल करना पड़ेगा। अभी हमने मल्टीप्लाई किया है a का, b का और c का, तो कुछ चेंज ना हो उसके लिए फिर हमने ऐसे कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में फिर ये 1/ABC, इसके साथ देखो और क्या मिलता है, करो मल्टीप्लाई, रो बाई रो मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हुआ, तो ये पूरी चीज़ आई जो कि किसके बराबर है, डी के बराबर है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फर्स्ट रो और सेकेंड रो का मल्टीप्लाई होगा तो ax1 x2 प्लस b y1 y2 प्लस c z1 z2 आएगा, जो f के बराबर है। तो इसको मैंने f लिख लिया। ऐसे ही फर्स्ट रो और थर्ड रो का मल्टीप्लाई होगा तो ax1 x3 प्लस b y1 y3 प्लस c z1 z3। देखो ये वाली जो चीज़ लिखी है, इसका ही वैल्यू किसके बराबर है, f के बराबर। तो अगर ये तुम पूरा समझ पा रहे हो तो अब यहाँ f आ जाएगा, d और f और d, ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अगला स्टेप देखो। तो अगला स्टेप क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में अब x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3, इसी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में अब बन गया मेरे पास 1/ABC। और देख लो, थोड़ा बहुत हिंट यहाँ से मिल जाएगा कि d माइनस एफ चाहिए, तो d माइनस एफ कैसे मिलेगा। यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, जैसे C2 बिकम
C2 माइनस C1 कर लिया और C3 बिकम C3 माइनस C1 कर लिया। तो उस हिसाब से C1 में तो कोई चेंज नहीं आया, C2 माइनस C1 हुआ तो F माइनस डी हो गया और यहाँ D माइनस F और यहाँ 0। C3 माइनस C1 हो रहा है तो F माइनस डी, F माइनस F और D माइनस F। ठीक है, ये क्यों किया? क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें D माइनस F चाहिए। तो देखो अगर ध्यान से तुम, तो ये दूसरे और तीसरे कॉलम से D माइनस F कॉमन आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो स्क्वायर लिख लिया और नीचे ABC है। इसके अलावा डिटर्मिनेंट में क्या बचता है? D माइनस 1 माइनस 1 F1 0 F0 और यहाँ पे 1। बस फिर सिंप्लीफाई कर लो। अब ये बहुत ही सिंपल सा डिटर्मिनेंट है, इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टी के बारे में नहीं सोचना है, सीधे इसको एक्सपेंड कर लेना। एक्सपेंड करना है, इसका वैल्यू जो है वो D प्लस 2F आ जाएगा और नीचे ABC लिखा हुआ है। और यहाँ था x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड में तो प्रूफ हो जाएगा। ओके, इतना खुद कर लेना। 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है? छठा क्वेश्चन भी बड़ा सा क्वेश्चन है, कॉपी कर लेते हैं नीचे। ठीक है भाई, 6th क्वेश्चन है। ABCD ये सब डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं और इन सब का जो पॉसिबल वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 है। मतलब इसी वाले सेट से ABCD का वैल्यू हम ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि D का वैल्यू या ABCD में से कोई भी 1 2 3 4 5 के बाहर कोई वैल्यू अटेंड नहीं कर सकता है। ऐसे में बोला गया कि ये जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं भाई, इसका कोई सोल्यूशन अगर होगा तो मतलब x और y का वैल्यू होगा, उसमें x की जो लीस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगी, लीस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फॉर x, उसको अगर हम p/q के फॉर्म में एक्सपेंड करें, p/q के फॉर्म में लिखें, जहाँ पर p और q रिलेटिवली आपस में प्राइम नंबर्स हैं, मतलब उनके में p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऐसे में p प्लस q का क्या वैल्यू आ जाएगा? इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है ये, मान लिया। ओके, तो अब देखते हैं भैया। देखो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो बोला ही गया है कि x का सोल्यूशन है। ओके, तो x का अगर सोल्यूशन है तो जो x का वैल्यू आएगा वो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा आएगा, क्रैमर रूल के हिसाब से। सही है। अब डेल्टा 1 क्या होता है, पहले डेल्टा लिख लेते हैं। डेल्टा तो ये डिटर्मिनेंट को डेल्टा बोलते हैं। इसमें जो ये हमारा पहला रो है उसको ये कांस्टेंट 1 2 से रिप्लेस कर दें तो वही डेल्टा 1 कहलाता है। थोड़ा चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट है, इट्स वेरी इजी, d माइनस 2b अपॉन ad माइनस bc। ये है हमारा x का वैल्यू। हमें चाहिए कि ये x का वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव के साथ साथ ये कम से कम होना चाहिए। देखो कोई फ्रैक्शन अगर लिखा है, फ्रैक्शन का वैल्यू अगर हम ये चाहते हैं कि कम से कम हो, तो जो डिनोमिनेटर है वो बड़े से बड़ा होना चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू बहुत कम होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि पॉजिटिव चाहिए x का वैल्यू, तो पॉजिटिव के लिए 2 केस है हमारे पास, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव। ओके, तो एक एक करके देखते हैं अभी। चलो दोनों पॉजिटिव लेके चलते हैं। डिनोमिनेटर के बारे में चलो मैं पहले सोच रहा हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर चाहिए मुझे सबसे बड़ा। ओके, और वैल्यू अलग अलग लेना है क्योंकि डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। अब मुझे ये सोचना है कि AD माइनस BC का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पर। सोचो, मैक्सिमम के लिए तो ये AD मैक्सिमम होना चाहिए और BD मिनिमम होना चाहिए। AD का मैक्सिमम वैल्यू 20 हो सकता है और BD का मिनिमम वैल्यू 2 हो सकता है, क्योंकि वैल्यू तुम्हें सब यहीं से उठाना है और रिपीट नहीं करना है। तो AD को मैक्सिमम होने के लिए अगर D बराबर मान लो मैंने 5 रख लिया और A बराबर 4 रख लिया तो AD 20 हो जाएगा, और B का वैल्यू मान लो 2 रख लिया और C का वैल्यू 1 रख लिया तो B इंटू C जो है वो 2 के बराबर आ जाएगा। तो ऐसे 20 माइनस 2 ये कितने
18 के बराबर आएगा, 18 से ज़्यादा और नहीं हो सकता ये। तो ए डी माइनस बी सी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 18 है, ठीक है। डी माइनस 2b, ये जो न्यूमरेटर में लिखा है, न्यूमरेटर लिखा है हमारा d माइनस 2b, हमें चाहिए कि ये कम से कम हो, मिनिमम हो। तो मिनिमम होने के लिए, अच्छा d का वैल्यू तो ऑलरेडी हम पुट कर चुके हैं यहाँ पर 5, d का वैल्यू अगर 5 रख लिया, और b का वैल्यू भी देखो ऑलरेडी रखा ही जा चुका है, तो 5 माइनस 4 ये कितना आ गया 1। अब 1 से कम तो हो नहीं सकता, है कि नहीं। 1 से कम तो फिर तभी होता जब हम d का वैल्यू 4 रखते और b का वैल्यू 1 से कम का मतलब फिर वो 0 आएगा। तो 0 लेना नहीं है क्योंकि हमें पॉजिटिव सोल्यूशन की बात करनी है। तो मिनिमम ये 1 हो गया, 1 से कम नहीं हो सकता और नीचे 18 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 1/18 जो है ये हमारा लीस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हो गया x का ये कम से कम पॉजिटिव वैल्यू हो गया। अब ये बोला है कि चलो यही पी क्यू है, पी और क्यू रिलेटिवली प्राइम है, कोई 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे में p प्लस क्यू का क्या वैल्यू हो गया, 1 + 18 = व्हाट, 19। यही आंसर हो गया, ठीक, ओके, गुड। So we are left with very last question, and that is again let us copy it down here and make it enlarge. Okay. The 7th question is what? 7th question says prove that the determinant, this third order determinant is equal to 0 if these things are given. Okay. BC प्लस क्यू आर का वैल्यू -1 है, CA प्लस RP का वैल्यू -1 है, AB प्लस PQ का वैल्यू भी -1 के बराबर है। तो देखिए इन सब का कैसे यूज होगा, क्या कोई प्रॉपर्टी हम लगा के डायरेक्टली BC प्लस क्यू आर क्रिएट कर सकते हैं। BC प्लस क्यू आर मुश्किल है, देखो डिटर्मिनेंट में अगर देखा जाए तो इट्स क्वाइट, मतलब ऑब्वियस नहीं है, क्वाइट ऑब्वियस नहीं है ना। प्रॉपर्टी के बारे में सोचे तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रहा है तो देयर इज ऑलवेज अ मेथड ऑफ एक्सपेंशन। सो लेट्स एक्सपेंड इट। चलो एक्सपेंड कर लिया, AP टाइम्स BR माइनस CQ माइनस A टाइम्स BQR माइनस CQR एंड प्लस P टाइम्स BCQ माइनस BCR। सही है, पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ABPR माइनस ACPQ माइनस ABQR प्लस ACRQ प्लस BCPQ माइनस BCRP। ये हो गया। अब और क्या करें, 0 प्रूफ करना है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे टर्म कैंसिल होकर 0 बनने चाहिए। तो देखो ABCPQR, अभी तो ये 6 टर्म्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। एक काम हम ये कर सकते हैं कि जो ये बातें दी हुई हैं, ये चीज़, इनका यूज करके ABAC, ये जितने भी टर्म दिखाई दे रहे हैं BC ABAC, इन सबको इन टर्म्स ऑफ PQR लिख लो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, देखो यहाँ से वी कैन राइट AB एज माइनस PQ माइनस 1 लिख सकते हैं। वी कैन राइट AC एज -1 माइनस RP लिख सकते हैं। ओके, AB था हमारा माइनस PQ माइनस 1, AC था -1 माइनस RP, और BC अगर कॉमन निकाला इनमें से तो BC का वैल्यू यहाँ से देख लो पहले वाले से। BC कैन बी रिटन एज -1 माइनस RQ या QR। तो BC कॉमन निकाला तो PQ माइनस RP। ये अब जो है सारा कुछ PQR के टर्म में है, PQR के टर्म में सारा कुछ लिखा हुआ है।
तो पी क्यू आर के टर्म में लिखा हुआ है, तो बस ऑब्वियस सी बात है, इसको मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो और सब कुछ जो है वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो ये खुद कर लेना। ओके, सब कुछ समझ में आया होगा तो वीडियो लाइक कर देना। You may also consider for subscribing the channel, and if you are facing some troubles or doubts, you are always welcome to comment your problems, or feel free to WhatsApp me or directly call me if you are facing some problems. Okay, bye bye.